हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे यूपी पुलिस एसआई के लिए जीके का क्रैश कोर्स कर रहे थे 100 क्वेश्चन का। उसमें वो सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। और इन 100 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपका पूरा क्रैश कोर्स है। ये हर कह सकते हैं जो मेन मेन टॉपिक है हर चैप्टर को हम टच करेंगे। और जो क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं हाल फिलहाल में जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, कोई भी कह सकते हैं, कोई भी पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या फिर बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी जहां से जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे कवर होंगे आपके। इसी तरह से हमने 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स किया था हिंदी लैंग्वेज का, ग्रामर का, व्याकरण का। अभी है ये जीके का, इसका पार्ट नंबर 2। इसको हम 100 क्वेश्चन में कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देखिए। अभी रहने वाला है इसका पार्ट 2, 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स जीके के लिए। और पार्ट 2 में कवर करेंगे 26 से लेके 50 तक अभी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है पार्ट 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का भाग 14। क्वेश्चन नंबर 28, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी? इसके लिए नियुक्त की थी एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति, राजीव गांधी ने पंचायती राज स्टडी के लिए दोस्तों कौन सी सिंघवी समिति बनाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल एम सिंघवी समिति, अब 1986 में। क्वेश्चन नंबर 29, इस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को शुरुआत की का उद्देश्य अधिशासी मंडल कोलेजियम प्रणाली को बदलना था। तो ये था 99th संवैधानिक संशोधन। आपको ध्यान रखना है 99वां संवैधानिक संशोधन से दोस्तों इसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसे बोलते हैं हम एनजेएसी, लाया गया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, ये था 99 संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के जो इन्फोर्समेंट है, इसका एक्सक्लूसिव अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और हिंदी में इसका क्षेत्राधिकार दोस्तों जो है इसे बोलते हैं मौलिक और अनन्य। क्या बोलते हैं? मौलिक और अनन्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? राज्य सूची का विषय बताना, इनमें से कौन सा है राज्य सूची का? इनमें से विषय है स्वच्छता। स्वच्छता किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसके तहत जोड़ी गई थी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 73rd अमेंडमेंट से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? शेड्यूल जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 11th। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? वर्ष था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी किया था, कौन सा था? वर्ष था 1992। ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पास हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? कौन सा है इनमें से समवर्ती सूची का हिस्सा है? इसमें आएगा, जो समवर्ती सूची में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ये आता है प्रकाश स्तंभ। मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट है। समवर्ती सूची का हिस्सा क्या है? प्रकाशन का स्तंभ कह सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आता है प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? खाड़ी प्रवाह माना जाता है जो गल्फ स्ट्रीम करंट है, ये होती है दोस्तों अटलांटिक ओशियन में होती है, अटलांटिक महासागर में होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 37, यमुना और बेतवा यमुना और बेटवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेटवा का जो संगम है ये होता है हमीरपुर के पास, आलमपुर में। कहाँ पे होता है? हमीरपुर के पास आलमपुर में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सील्ड वोल्केनो होते हैं, सील्ड मतलब कि ढाल ज्वालामुखी, ये सबसे बड़े साइज के होते हैं माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, सदिया और दुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा गया है सदिया से दुबरी तक जो नेशनल वाटरवे है, कौन सी नदी कौन सी नदी पर आता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आता है ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सदिया से दुबरी तक नेशनल वाटरवेज अंतर्देशीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? मतलब कहते हैं महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ को कंट्रोल करता है और जल संरक्षण को समाहित करता है। मतलब फ्लड कंट्रोल करेगा और इरिगेशन दोनों के लिए क्या होगा, बनाया गया है। वो कौन सा बांध है? ये है जी हीराकुंड बांध। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है महानदी बेसिन में हीराकुंड डैम फ्लड कंट्रोल करेगा प्लस इरिगेशन दोनों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है। मीन्स कहता है, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों कहता है अलग अलग मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में बोला जाता है आर्बिट्रेज, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरपणन कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को का क्या कहा जाता है? अंतरपणन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्ययस्फीति का अर्थ है? मीन्स प्रत्ययस्फीति मीन्स कहता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्रत्ययस्फीति का अर्थ होता है ओवरऑल प्राइस का गिरना। ओवरऑल प्राइस का गिरना, प्राइस में कीमतों में गिरावट ओवरऑल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 43, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। कहता है अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि, आपको ध्यान रखना है।
रियल मनी सप्लाई बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, जिससे प्राइस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? देखो, जो गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड के बेस पे टाइप्स होते हैं मुद्रास्फीति के, इन्फ्लेशन के। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर भी होता है। लेकिन जो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है, ये कोज है। स्पीड का जो टाइप है, तीव्रता का एक टाइप नहीं माना जाता है इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लागत जन्य मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का एक ऐसी तीव्रता या गति के आधार पर मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं माना जाता। अति मुद्रास्फीति होता है, द्रुत मुद्रास्फीति होता है, मंद मुद्रास्फीति भी होता है, लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति नहीं होता। ये क्या होता है? एक कोज होता है। तो एक कोज मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में हम। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन क्या है? कोज है, ना कि गति या तीव्रता का टाइप। क्वेश्चन नंबर 45, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को डैश तक बढ़ा दिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लिमिट कितने परसेंट तक बढ़ाई गई थी? तो इसको बढ़ाया गया था 51% तक। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लिमिट 51% क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। यही आपसे पूछा गया है, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को डैश तक बढ़ा दिया गया है, 51 तक। नंबर 47, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है, NAHEP प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के बीच 70:30 रेशियो में फंडेड था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से बुदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? माना जाता है दोस्तों, बुदान आंदोलन के जो अग्रणी थे, ये थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विनोबा भावे ने बुदान आंदोलन शुरू किया था, ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए सोलर कुकर में जो पैरेलल रेज होती हैं, समानांतर रेज होती हैं, उनको फोकस करने के लिए पैराबोलिक मिरर का यूज किया जाता है दोस्तों। पैराबोलिक मिरर का, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्राविल्यक अवतल दर्पण। प्रावलीय अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है सोलर कुकर में पैरेलल रेज को फोकस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मतलब कहता है निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से जो पौधे हैं हाइड्रोजन लेते हैं? पौधों को दोस्तों हाइड्रोजन मिलती है, ये मिलती है सोइल वाटर से। सोइल वाटर से मिलती है, मृदा जल से मिलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।